हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के बहुत से मैसेज और कॉल्स आई हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वीडियो कब आएगी। तो नहीं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की कब वीडियो आएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की वीडियो मंडे टू ट्यूसडे को आ जाएगी, तो मंडे की नाइट में आएगी तो ट्यूसडे की नाइट में आएगी। एक्चुअली थोड़े वर्क के कारण मैं नहीं कर पाया था, तो 2-3 आर्टिकल्स लिख रहे थे, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। सो कल मैं रिकॉर्ड करके कल मैं डाल दूंगा, तो परसों तो पक्का ही आ जाएगी, 2 पार्ट में आएगी। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो जो आपकी क्वेरी है उनको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ऐसे कॉल करना थोड़ा इजी नहीं हो पाता कि सबकी कॉल्स उठा पाएं, तो ये बेटर रहेगा कि आप लोग जो भी क्वेरी है उसको आप या तो व्हाट्सएप कर दीजिए, तो सबसे बेटर आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे मैं रीड करके वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? एक किसी टाइम कुछ कॉल नहीं अटेंड हो पाती, फिर बाद में लेट हो जाता है या फिर ऐसे टाइप से हो जाती चीजें। अब देखिए, एक स्टूडेंट्स की 2-3 स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आई, सर बता दीजिए कि सर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं कॉलेज में भी था तब भी बच्चे कह रहे थे, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाता भी हूँ क्लास में, तो बच्चे पूछ रहे सर क्या 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 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सर कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, एक तो देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, 3 तरीके से कह सकते हैं, 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जो केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, बस सर पास हो जाए, इंपॉर्टेंट बता दें कितना हम पढ़ें और इजिली पास हो जाए, कोई दिक्कत ना है। दूसरे होते हैं एवरेज, जो पास से ज्यादा नंबर चाहते हैं कि एक एवरेज नंबर आ जाए। ठीक है? एक होते हैं टॉप, ये जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, इनको तो देखिए हर चीज पढ़नी पड़ेगी, कोई नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, इनको तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो जो मैं बता रहा हूँ वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा हेल्पफुल होगी पास वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो जिनको केवल पास होना है, उनके लिए तो मैं जितना बता दूंगा, अगर वो 2 दिन भी 1 दिन भी पढ़ लेंगे आप लोग तो पास हो जाएंगे। मिनिमम 1 डे, मतलब मैक्सिमम आपको बहुत समय देना पड़ेगा जितना आप लोग दे सके। होते एवरेज स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स को देखिए वो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और टॉप वाले स्टूडेंट को तो ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, जिनको बिल्कुल बिल्कुल हाईएस्ट नंबर चाहिए 100 आउट ऑफ 100, तो उनको तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको बहुत ही सबसे पहले मैं आपको केवल वो बता दूंगा जिससे आप इजिली पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बार मैं आपको सेक्शन बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे सिलेबस में 2 सब्जेक्ट हैं अभी इस बार, जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएलएल फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट पेपर होगा, उसमें 2 एक्ट आएंगे, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक एसआरए। देखिए, जो पास वाले स्टूडेंट्स हैं मैं पहले उनके लिए बता रहा हूं, वो लोग क्या पढ़ें। आप लोग सेक्शन 2 को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सेक्शन 2 जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपको यहां से कम 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन 2 में है क्या वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, सेक्शन 2 किसी भी एक्ट का मैक्सिमम केसेस में एक डेफिनेशन क्लॉज होता है कि क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या हैं, ये तरीके। देखिए, ये है पहली डेफिनेशन है प्रपोजल की, प्रपोजल की। प्रपोजल देखिए क्या होता है, प्रपोजल का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे से ऑफर कर रहा है, क्या तुम मेरा, जैसे एग्जांपल, क्या तुम मेरा पेन खरीदोगे, ये एक प्रपोजल हो गया, ऑफर। देखिए, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बता रहा है, क्या तुम मेरा पेन खरीदोगे, signifies to another his willingness to do abstain from doing anything with a view to obtain that asset. When one person, जब एक पर्सन किसी दूसरे को एक सिग्निफाइज कर रहा है टू अनदर हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। समझ में आया?
प्रपोजल का क्या मतलब होता है, मैं आपको ऑफर करूं, क्या आप मेरा पेन 5,000 रुपए का खरीदोगे, मेरी बाइक, मान लीजिए मेरे पास एक बाइक है, मैं कॉलेज जाता हूं बाइक से, मैं किसी पर्सन को ऑफर कर रहा हूं, क्या मेरा बाइक तुम 5,000 रुपीज में खरीदोगे, ये प्रपोजल हो गया। अगला होता है प्रॉमिस। देखिए, आप प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, जब हमने उससे कहा कि 5,000 रुपए का मेरी बाइक खरीदो, उसने कहा हाँ मैं खरीदूंगा, तो ये प्रॉमिस हो गया। When the person to whom the proposal is made, जिसको प्रपोजल किया गया है वो signifies his assent, अपनी assent को signifies कर देता, प्रपोजल is said to be accepted, प्रपोजल when accepted become a promise, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। देखिए, दो सेक्शन हो गए आपके, ये भी इंपॉर्टेंट आएंगे, प्रपोजल टू ए टू बी, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर जरूर मिलेगा एग्जाम में, जरूर जरूर, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, टू ए प्रपोजल है, टू बी प्रॉमिस है। ठीक कहता था, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन प्रपोजल कर रहा है वो प्रॉमिसर है, और जिससे किया जा रहा है वो प्रॉमिस ही है। जैसे मैं अपनी बाइक बेचने के लिए कह रहा हूं तो मैं प्रपोजल हो गया, और जिसको मैं कर रहा हूं, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रॉमिस ही हो गया। देखिए, 2D होता है कंसीडरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वेन एट डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब मेरी इच्छा में जो अपोजिट पर्सन है कुछ करता है, पास्ट में कुछ किया है, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ किया है, कुछ करने से मना किया है, डज या एब्सटेन, कर रहा है या करने से मना कर रहा है, या प्रोमिसेस टू डू, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये फ्यूचर हो गया। तो कंसीडरेशन जो होता है वो पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, याद रखिएगा। समथिंग such act or substance of promise is called a consideration for a promise, ये कहलाता है कंसीडरेशन ऑफ द प्रॉमिस। तो 2D होता है कंसीडरेशन। देखिए, एक बात यहां लिखिएगा, यहां पे एक लिखा है समथिंग, समथिंग मतलब कोई जरूरी नहीं एडिक्वेट ही मिले। मान लीजिए मैं अपनी बाइक की कीमत 5,000 रुपए की, मेरा मन करे मैं उसको 5 रुपए की भी बेच सकता हूं, तो ये मेरी फील है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन डजंट मैटर, आप अपनी चीज कितने में बेच सकते हो, ठीक। अब यहां इसे देखिए, प्रोमिसरी और एनी अदर पर्सन लिखा है, एनी अदर पर्सन का मतलब होता है कि यहां पर प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं लगेगा। आप लोग छोड़िए प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, जो पास वाले स्टूडेंट को पास होना है उनके लिए ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मुझे हल्का हल्का बता दें, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। आप लोग क्लास में पढ़िएगा, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है, कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, मैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा क्या होता है। तो फिर देखिए, अगला कहता है ई, एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज, थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एग्रीमेंट, कोई प्रॉमिस सेट ऑफ फॉर्मिंग एक दूसरे में कंसिडरेशन करे एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट 2E पर आता है। Promises which form consideration or part of consideration for each other is called reciprocal promise, ये reciprocal ये काम इंपॉर्टेंट है। reciprocal, तुमने मुझे कुछ दिया मैं तुम्हें कुछ दूंगा, ये reciprocal promise हो गया। 2G void agreement, देखिए इससे पहले void agreement से हम लोग पढ़ते हैं, पहले contract क्या होता है। An agreement enforceable by the law is contract, वो agreement जो law के द्वारा enforceable है वो होता है contract। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बाइक 5,000 रुपए खरीदोगे, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है। मान लीजिए एक ऐसा एग्रीमेंट कि मैं तुम्हें बाइक जब बेचूंगा जब तुम मेरे दोस्त को मार दोगे जाके, तो ये तो गलत है। तो ऐसे लोग को हम लोग नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहेंगे, लॉ के द्वारा इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, तो ये हो जाता है वॉइड एग्रीमेंट। 2G वॉइड एग्रीमेंट, 2H पे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। An agreement which is enforceable by the law at the option of one or more party but not at the option of other or other is a voidable contract, ये होते हैं voidable contract, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के बेसिस में void हो, कोई एक पार्टी इसको void डिक्लेयर करा सकती है, वो होती है voidable contract। 2J, a contract which ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable, ठीक है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट सही थे, बाद में ये हो गए, तो ये हो जाते हैं voidable।
कॉन्ट्रैक्ट। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट थे लेकिन बाद में ऐसा कुछ हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट अब वाइड हो गए, तो इनको हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पहले सही थे, बाद में हुआ है। ठीक है, वॉइडेबल एग्रीमेंट से कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। सॉरी, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा था थोड़ा। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने बता दिया ना आपको, सॉरी, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो बताया, मुझे थोड़ा मैंने क्या, इसलिए ये होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, अब देखिए, अगर आप ये सेक्शन जितना मैंने बोला दो से तीन बार पढ़ लेंगे और जो मैंने बात कहा उसको समझने की कोशिश करेंगे, आपके 10-12 नंबर हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाले जो आप सेक्शन है, ये जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, जो टॉप है, जो इनको बहुत अच्छे नंबर लाने उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें मार्जिनल नोट आने के ज्यादा चांसेस है। तो सेक्शन 3 to 9 है, उसमें आप लोग मार्जिनल नोट पढ़ लीजिएगा। मार्जिनल नोट क्या होता है कि थर्ड क्या बात करता है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन। 4 क्या बात करता है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। ठीक, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कैसे रेवोकेशन होगा, कैसे एक्सेप्टेंस होगा। ठीक, 6 में रेवोकेशन किस तरीके से होगा। 7 पे एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। 8 पे एक्सेप्टेंस में परफॉर्मिंग कंसिडरेशन, रिसीविंग कंसिडर। 9 प्रॉमिस एक्सप्रेस और इम्प्लाई। तो ये सेक्शन से 2 से 9 जो है, देखिए जिनको पास होना वो लोग नहीं पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। जो लोग एवरेज है, अगर उनके पास टाइम है सब कुछ करने के बाद तो पढ़ लीजिएगा, और जो जिनको पास हो, जिनको टॉप लाने, उनको तो इसका आंसर नोट तैयारी करना पड़ेगा, और अगर अंदर कर सकते तो और भी बेटर है। ठीक है, अब देखिए 10 से 31 तक, ध्यान रखिएगा, 10 से 31 तक आप अगर इसमें से आपको 20 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। मिनिमम मैं कह रहा हूं, मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम कह रहा हूं मैं, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, ये बिल्कुल जस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 31 तक मिनिमम बता रहा हूं। अगर आप ये दोनों चीजें और कुछ चीजें कर लेंगे, आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, पास हो जाएंगे आराम से। देखिए 10 आए, व्हाट एग्रीमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बात कर रहा है कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, पार्टी के फ्री कंसेंट से, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट पहला है, लॉफुल कंसिडरेशन पहला है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। फ्री कंसेंट देखिए कहां पे डिफाइन है, 14 पे। जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे, जब दोनों पार्टी फ्री कंसेंट से कर रही हो, किसी भी तरीके कोई दबाव ना हो। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब साउंड माइंड होने चाहिए। साउंड माइंड होनी चाहिए, मेजर होने चाहिए। ठीक, साउंड माइंड मेजर। ठीक, लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, विद लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेस डिक्लेयर टू बी वाइड। एवरेज एक्सप्रेस डिक्लेयर टू बी वाइड में क्या हो जाएगा, 26 से लेकर 30 तक दिए गए हैं कि कोई मैरिज को रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ट्रेड को रोकने वाला नहीं। हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपिटेंट सिंपल मैंने बताया, साउंड माइंड मेजर। 12 पे बताया गया साउंड माइंड कौन होगा, जब जो कार्य करते हैं वो साउंड हो, वो साउंड माइंड कहलाता है। कंसेंट देखिए 13 पे कंसेंट है, कोई चीज एक ही, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही वो समझे, कंसेशन एंड रिडम, वो तो कंसेंट कहता है। फ्री कंसेंट मैंने अभी बताया था, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री जब वो किसी चीज से ना कॉज हो। कोर्सन क्या होता है, कोई दबाव में कोई चीज कराना, मतलब किसी को आईपीसी का कोई ऑफेंस का खतरा देके। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये मुझे बाइक दे दो, नहीं दोगे तो मैं तुमको तुम्हारे ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन लगा दूंगा कि तुमने इसको मारा है।
तो आप डर के आपने दे दिया, उसको कोर्जन हो जाएगा। मैं आपको हल्का सा आइडिया बता रहा हूँ, अंदर चीज़ें हैं लेकिन समझने के लिए। अंडू इन्फ्लुएंस मतलब किसी दबाव है। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं आपसे कहूँ कि अगर आप तुमने मुझे अपना ये आईफोन 10 रुपए का नहीं बेचा तो मैं आने वाले एग्जाम में प्रैक्टिकल्स में तुमको नंबर कम दे दूंगा, तो अंडू इन्फ्लुएंस हो गया। फ्रॉड, तुमको पता ये चीज गलत है तब भी तुमने उसको नहीं बताया और जानबूझ के झूठ बोला तो फ्रॉड हो गया। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, तुम्हें ये चीज पता है कि ये चीज सही है और तब तुमने उससे कहा कि नहीं गलत है। मतलब आप समझिए, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक डिफरेंस होता है। फ्रॉड में आपको पता है ये चीज गलत है तब भी आपने उसको गलत बताया, तो फ्रॉड आपके जानते हुए गलत हुआ। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपने वो बात समझी कि वो सही है लेकिन एक्चुअली गलत है, तब बताया तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन उसके लिए हो गया। वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वॉइड होंगे अगर वो फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस में करे जा रहे हैं। ठीक है, मिस 19 पढ़ लीजिएगा। 19A एंड इन्फ्लुएंस के बारे में बात करता है। देखिए ये था, हमने बताया था एग्रीमेंट वॉइड होगा जो मैटर ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से। दोनों अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से मैटर हो रहा हो तो एग्रीमेंट वॉइड है। मिस्टेक ऑफ लॉ वैलिड होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दो एक पार्टी मैटर ऑफ मिस्टेक तो वैलिड मानी जाएगी। देखिए लिखा 23 में, कंसिडरेशन एन ऑब्जेक्ट लॉफुल एंड व्हाट नॉट फॉरबिडन बाय द लॉ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ फ्रॉडलेंट इन्वॉल्व्ड इन प्राइस इंजरीज। ठीक है। 24 में कहता है एग्रीमेंट वाइड अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 सेक्शन आएंगे। देखिए जनरल रूल ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वाइड होगा अनलेस इट इन राइटिंग, और ये सब चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। 26 सीधी सीधी सी बात करता है अगर कोई मैरिज को रिस्ट्रेन करने वाला एग्रीमेंट है तो वाइड होगा। 27 बात करता है ट्रेड को रोकने वाला एग्रीमेंट तो वाइड। 28 लीगल प्रोसीडिंग। ठीक, एग्रीमेंट वाइड 29। 30 पे एग्रीमेंट वाइड का वजह। 31 होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ सम कोलैटरल डज नॉट हैपन। अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे रुपीज बी रुपीज 10,000, मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा अगर बी का हाउस चल जाएगा, दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर इतना आप कर लेंगे पास वाले स्टूडेंट्स तो आराम से उनको पासिंग मार्क मिल जाएंगे, और थोड़ा सा उनको और मेहनत अगर कर लेंगे एक्स्ट्रा तो एवरेज नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग 36 पढ़ लीजिए, ये भी आ जाएगा। एग्रीमेंट कंटीजन ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इम्पॉसिबल इवेंट्स पे कंडीशन है कि क्या 2 लाइन कभी मिलेंगी, जब 2 लाइन मिलेंगी तब तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, तो कभी 2 लाइन मिलेंगी ही नहीं, आपको ही पता है, दोनों को पता है, तो एग्रीमेंट वाइड हो गया। देखिए 56 एग्रीमेंट टू इम्पॉसिबल है, ये एग्रीमेंट जो है टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल है अपने आप में, इस सेल्फ है, ये इम्पॉसिबल हो गया। देखिए और एक चीज आपको और बता दें, ये आता है पैरा दो, ये बात करता है फ्रस्ट्रेशन के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट हमारा फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब आ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टर द, पहले कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो इम्पॉसिबल हो गया और कुछ इवेंट्स के कारण वो अनलॉफुल हो गया, बिकम्स वाइड व्हेन द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल। मतलब पहले वो कॉन्ट्रैक्ट सही था लेकिन ऐसा कुछ इवेंट हो गया कि बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया या अनलॉफुल हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में फ्रस्ट्रेट कर जाएगा। मान लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए आपके घरों में आजकल आरओ के वाटर्स गैलन में आ रहे हैं। एक एग्रीमेंट आपने वाटर प्यूरिफायर वाटर वाले से किया, आप 2 साल तक मुझे पानी दोगे। मान लीजिए रात में मोदी जी आए, मोदी जी ने अनाउंस कर दिया आज से कोई पानी नहीं लेगा, सारा पानी गवर्नमेंट पहुंचाएगी घर पे, तो वो एग्रीमेंट फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसको परफॉर्म होने की जरूरत नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन हम लोग इंग्लिश लॉ में फ्रस्ट्रेट बोलते हैं, यहाँ पे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे कुछ पूछा जाए 56 क्लॉज 2 कहां पर है, तो आप लोग कहेंगे फ्रस्ट्रेशन 56 पैरा 2 में है। देखिए ये भी पढ़ लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ नोवेशन रिसेशन ऑल्टरेशन। कॉन्ट्रैक्ट अगर नया बना ली तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 63 पढ़ लीजिएगा, प्रोमिस में डिस्पेंस, कोई पार्टी प्रॉमिस डिस्पेंस कर सकती है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ लीजिएगा। 65 पढ़ लीजिएगा। देखिए ये आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 कॉसी कॉन्ट्रैक्ट।
यहाँ कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई कि लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लेम फॉर नेसेसरी, अगर किसी बच्चे को आपने मान लीजिए चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, तो फिर बाद में आप उससे ले सकते हैं उसके माँ बाप से या उसे बड़ा होने पर। पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। 69 रिइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय पेमेंट ऑफ विच इज इंटरेस्टेड। रिइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी, मान लीजिए जैसे आप किसी मकान में रह रहे हैं, आपने उसको ऑलरेडी लैंडलॉर्ड को पैसे दे दिए हैं, मान लीजिए वो आउट ऑफ द टाउन थे, बिजली इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर आया, उसने कहा कि आपका पेमेंट नहीं जमा है आपकी बिल्डिंग का, मैं काट दूंगा। तो एज आपने उनके मकान मालिक को फोन मिलाया, मकान मालिक का फोन उठा नहीं, आपका कल एग्जाम लगा है, तो अब आपने क्या किया, आपने पेमेंट कर दिया, और फिर उसके बाद आप जैसे ही कॉल होगी आप उसके मकान मालिक से उससे पैसे ले सकते हैं, वो आप लायबल है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिइंबर्समेंट हो गया। ठीक है, देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 73 74 पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक दो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए यहां पे एक 73 बात करता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब कि यहां पर पहले डिसाइड नहीं क्या डैमेज देना है, यहाँ केस आ गया तो समझ में आएगा। लिक्विडेटेड में पहले से डिसाइडेड है कि ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग ये डैमेज देंगे उसको, ये 74 में लिखा है। पेनल्टी स्टूपुलेटेड फॉर, पेनल्टी पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, कितना टाइम हुआ? देखिए मैंने 21 मिनट में आपको पूरा बे राइट का बता दिया कि क्या क्या होना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अब देखिए एसआरए में, एसआरए में क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए एसआरए से मैक्सिमम 10 to 15 क्वेश्चन आएंगे, मैं मैक्स बता रहा हूं, कमी आएंगे, 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए। ठीक है, जैसा पैटर्न मैंने देखे पेपर से 10 क्वेश्चन के ऊपर नहीं आएंगे, कमी आएंगे। तो अगर आप लोग टॉप हैं या एवरेज में टाइम है तो आप पढ़ लीजिए इसको, अदरवाइज ना पढ़िए। देखिए सबसे पहली बात जल्दी जल्दी बता दूंगा, अगर आप लोग जल्दी से मैं बता दूं, हमारे स्टूडेंट्स ने एसआरए के लिए वीडियो मेरी मांगी थी, एसआरए आप लोग कहेंगे सेकंड वीडियो बना देंगे। ठीक है, एसआरए पे थोड़ा सा फिर लेंदी हो जाएंगे, स्टूडेंट कहेंगे सर ऐसा कुछ, तब तक मैं सेक्शन में आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग को पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है और आप लोग कहिएगा तो एसआरए वीडियो बना देंगे जल्दी से। देखिए सेक्शन 2 पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन क्लॉज 6 to 8, 5 to 8 देख लीजिएगा क्या क्या हो सकता है, बेसिक बेसिक आराम से हो जाएंगे। 9 देखना पड़ेगा, 10 देखना पड़ेगा, 11, 12, 13 नहीं देखेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए मार्जिन नोट का कोई भरोसा नहीं, मार्जिन नोट कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं अंदर के इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसमें आने के चांसेस ज़्यादा क्या होते हैं। 14 कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल पढ़ ली, पर्सनल बार्टू ये पढ़ लीजिएगा। 20 होता है सब्स्टिट्यूटरी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग कुछ ना पढ़िएगा, आप लोग फिर यहाँ से आ जाइएगा 36 से लेकर 42 तक पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा ये पूरे। ठीक, अब मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूँ क्या सिलेबस है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग देखिए कैसे तरीके से हम लोग पेपर निपटा लिया। देखिए पर्पस इवैल्यूएशन स्कोप एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं काम चल जाएगा। प्रपोजल प्रॉमिस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ये आप लोग अगर आपको थोड़े अच्छे नंबर लाने इसके लिए आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, कंसीडरेशन मैंने आपको बता दिया है, 25 सेक्शन 2D पे डिफाइन है। कंसीडरेशन 2D पर है और 25 पर है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही परफॉर्म करेगा, अदरवाइज कोई परफॉर्म नहीं करेगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसीडरेशन मैंने आपको डिस्कस किया, सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, कैपेसिटी टू माइन अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड अदर डिस्क्वालिफाइड नेचर एंड इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है, प्रॉपर्टी मैंने वापस उसको गलत तरीके से चली गई तो वापस उसको रिवर्ट बैक ले लेंगे।
आज ही भी स्टूडेंट का फोन है, रेस्टिट्यूशन के बारे में उसने पूछा, मैंने बता दिया था। माइनर सॉरी कंसेंट एंड फ्री कंसेंट मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। कंसेंट 13 पे, फ्री कंसेंट 14। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए बैंक में आप बैंक में अकाउंट खुलवाने गए, ऑलरेडी सब पहले से लाइनें फिक्स हैं, उसी को साइन कर दिया, आपको नेगोशिएट नहीं कर पाते हो। एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 26 से 30 तक मैंने बताया पढ़ना है आपको। कंटेंजन 31 पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको मैंने बताया 6872 पे है, पढ़ लीजिएगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ब्रीच एंटिसिपेटरी मैंने आपको बताया था, क्लासेस में बताया है, तो पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। रेमिडीज मैंने आपको बताया, कंपोजिशन 73 से लेकर 75 तक। ठीक है, रेमिडीज अवेलेबल अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जनरल रिलीफ, ग्रांटिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ, मैंने अभी आपको बता दिया, तो डिस्कस कर दिया। ठीक है, अगर आप बताइए सारे अलग से वीडियो लिए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको इंडेक्स से भी एक बार और क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको केवल पास होने के लिए नंबर चाहिए तो आप सेक्शन 1, 2, सेक्शन 2 पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 10 से लेकर 31 पढ़ लीजिएगा, 36 देख लीजिएगा, 68 से 72 पढ़ लीजिएगा, 73, 74 पढ़ लीजिएगा, और आप लोग सेक्शन 56 पढ़ लीजिएगा। इतने सेक्शन अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, मतलब कुछ ना पढ़ना, कम समय तो इतना पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आपको पूरा ही एक्ट पढ़ना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आईपीसी के लिए भी मैं, अगर बताइएगा तो मैं रात तक वीडियो ला दूंगा आईपीसी के लिए, और उसके लिए तो कल वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and do comment and like my video. Okay, bye, good night.